हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मां भारती के लाडलो, आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल, अपनी जीके जीएस की जो स्पेशल सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज, जिसके अंदर आर्मी के ओरिजिनल क्वेश्चन तथा आने की जिसकी संभावना पूर्ण रहती है, ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन की जो अपनी शून्य से शिखर तक का जो सफर करने का हम सब ने इरादा तय किया, उसकी 24वीं क्लास आज आपके सामने। तो चलो, आज मैं आपको ले चलता हूं सीधा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, लता मंगेशकर। भारत की कोकिला के नाम से लता मंगेशकर की मैं बात करूं, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। और अपना क्वेश्चन है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल महिला जो उत्तर प्रदेश की बनी। और सुचेता कृपलानी की मैं बात करूं तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की यदि पूछे तो सुचेता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश की बनी और राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को ही भारत कोकिला कहा जाता है और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद कौन सी है? डाइट, ड्यूमा, कांग्रेस, पार्लियामेंट। रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट की मैं बात करूं तो ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की जो संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। यदि मैं बात करूं अमेरिका, अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और डाइट, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल समिति का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल समिति का मुख्यालय कहां है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। ये टोपी बार बार गिर रही है, क्या बात है इसके? चलो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल समिति का मुख्यालय, यदि मैं पेरिस की बात करूं तो पेरिस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय, पेरिस के अंदर यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है। एथेंस की बात करूं तो 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस, जो यूनान की राजधानी एथेंस है, इसके अंदर हुई थी 1896 में। ज्यूरिख की बात करूं, ये भी स्विट्जरलैंड में है, जहां पर फीफा का मुख्यालय है। फीफा का यदि हेडक्वार्टर आपको पूछे तो ज्यूरिख के अंदर है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल समिति का जो मुख्यालय है वो ल्यूसर्ने, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ल्यूसर्ने, स्विट्जरलैंड के अंदर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, मैं बात करूं यूएनओ का मुख्यालय तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूएनओ के वर्तमान यदि मैं बात करूं महासचिव की तो एंटोनिया गुटारेस, एंटोनिया गुटारेस। यूएनओ के वर्तमान में जो महासचिव एंटोनिया गुटारेस है, मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूएनओ की स्थापना की यदि मैं बात करूं तो 1945, यूएनओ की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या माता मंदिर कहां स्थित है? कामाख्या माता मंदिर कहां स्थित है? उत्तराखंड, असम, गुजरात, तमिलनाडु। कामाख्या माता मंदिर के अंदर ऊपर एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची का मेला। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है कभी कभी, अंबुबाची का मेला कहां लगता है, किस राज्य में या किस मंदिर से संबंधित है? तो कामाख्या माता के मंदिर से संबंधित है। कामाख्या माता का मंदिर और अंबुबाची मेला असम राज्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंबुबाची का मेला, कामाख्या माता मंदिर, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? यदि मैं बात करूं सर्वाधिक राज्यसभा सीटें, सर्वाधिक राज्यसभा, सर्वाधिक लोकसभा, सर्वाधिक विधानसभा और सर्वाधिक विधान परिषद,
सभी की सभी पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक सीटों का जो क्रेडिट दिया जाता है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद सबकी जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि इन सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश, यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोटकों का देश कौन सा है? ज्वालामुखी विस्फोटकों का देश कौन सा है? इजराइल, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इजराइल की मैं बात करूं तो यहूदियों का देश, इजराइल को यहूदियों का देश कहा जाता है। इजराइल को यहूदियों का देश, इजराइल को यहूदियों का देश कहा जाता है। मलेशिया की मैं बात करूं तो मलेशिया को रबड़ स्टेट यानी रबड़ उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए इसको रबड़ स्टेट कहते हैं। थाईलैंड की मैं बात करूं तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। और ज्वालामुखी विस्फोटकों का देश यदि मैं बात करूं तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क जो अमेरिका के अंदर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सीन, पोटोमैक, हडसन, इनमें से कोई नहीं। यदि सीन नदी की मैं बात करूं तो सीन नदी के किनारे पेरिस है, पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क शहर है जो हडसन नदी के किनारे है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है जो किस नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, राजीव गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। यदि मैं बात करूं राकेश शर्मा की तो फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट भारतीय यदि आपको पूछे तो वह राकेश शर्मा है। और फिर पूरे विश्व के संदर्भ में यदि बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। और चंद्रमा पर प्रथम जाने वाले व्यक्ति यदि आपको पूछे तो नील आर्मस्ट्रांग थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और अंतरिक्ष की यदि बात करें तो यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 है, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, तो वर्तमान में 6 कुल मूल अधिकार है। उनका वर्णन संविधान के किस भाग में है? संविधान में मैं यदि कुल भागों की बात करूं, संविधान के अंदर कुल कितने भाग है? तो संविधान में कुल 22 भाग है, जिसके अंदर मूल अधिकार का है भाग 3, भाग 4, भाग 4 क, इनमें से कोई नहीं। मूल अधिकारों का वर्णन का है भाग 4 क की बात करूं तो मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो भाग 4 क के अंदर है और अनुच्छेद 51 क के अंदर है। भाग 4 की मैं बात करूं तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जो आयरलैंड से लिए गए। और भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर रूस से लिए गए, 10 जोड़े गए और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जैसे बात करूं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर का निर्माण किस शासक ने करवाया? आगरा नगर का निर्माण किस शासक ने करवाया? अकबर ने, सिकंदर लोदी ने, बेलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा नगर का जो निर्माण है वो सिकंदर लोदी ने करवाया। बेलोल लोदी, जो बेलोल लोदी है वो लोदी वंश के संस्थापक है और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया था। तो आप मुझे बताओगे कि बाबर के सामने बाबर ने किस
लोदी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? बाबर ने किस लोदी शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। बाबर ने किस लोदी वंश को हराया था जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनके अंदर भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, विनोबा भावे। वो भारतीय जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिए। महात्मा गांधी की मैं बात करूं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले महात्मा गांधी थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? कटक, लखनऊ, राजमुंदरी, सेंवर। सेंवर भरतपुर जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, सेंवर भरतपुर राजस्थान। और इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे कि सेंवर के अंदर कौन सा अनुसंधान है। तब तक मैं आपको बता देता हूं, राजमुंदरी की मैं बात करूं तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की यदि मैं बात करूं तो वो राजमुंदरी के अंदर स्थित है। लखनऊ की मैं बात करूं तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यदि आपको पूछे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यदि आपको पूछे तो लखनऊ में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यदि आपको पूछे तो कटक के अंदर है। और यदि आपको पूछ ले अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यदि आपको पूछे, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो मनीला फिलीपींस के अंदर है। मनीला फिलीपींस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से बड़े मोस्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइएगा, अधिक से अधिक जो लाइव चैट के अंदर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पूरे एनालिसिस को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आए एक बार जोरदार लाइक जरूर कीजिएगा। और जब क्लास पूरी हो उसके बाद अंतिम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। शानदार यदि आपको लगे क्लास के अंदर मेहनत की गई है तो एक शानदार बढ़िया कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और बढ़ सके और आपके लिए और बेहतरीन कुछ कर सकूं। तो चलिएगा अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सपनों का शहर किसे कहा जाता है? सपनों का शहर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, दिल्ली को, मुंबई को। सपनों का शहर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद की मैं बात करूं तो भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और भारत की राजधानी दिल्ली और सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। सपनों का शहर और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। और इंडिया गेट यदि आपको पूछे कहां स्थित है इंडिया गेट, तो दिल्ली के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिएगा, ये क्वेश्चन थे आपके सामने जीके के। इसी बीच आपके सामने इंफॉर्मेशन, मेजर कोचिंग क्लासेज के अंदर ऑफलाइन बैचेज शुरू हो चुके हैं, और बिल्कुल मां भारती की लाडलीन बेटियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क बैचेज है। तो आइए विजिट कीजिए, और इन दिए गए इन मोबाइल नंबरों के माध्यम से आप टेक्निकल टीम से संपर्क करें। दिए गए टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में तथा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम का चैनल दे रखा है वो ज्वाइन करें, जैसे आपको संपूर्ण ऑफलाइन बैचेज टेस्ट सीरीज की संपूर्ण जानकारी आप तक मिलती रहेगी। तो ये बात थी अपने जीके की, ये ऑफलाइन बैचेज के बारे में। अब चलते हैं अपन साइंस के क्वेश्चन। प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की? बर्जीलियस ने, मुल्डर ने, अरस्तु ने, इनमें से कोई नहीं। यदि प्रोटीन के नामकरण की मैं बात करूं, प्रोटीन का नामकरण तो बर्जीलियस ने किया था, लेकिन प्रोटीन की जो खोज है वो मुल्डर ने की थी। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन विटामिन कौन सा है? जनन क्षमता के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ई ए की मैं बात करूं
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी आंखों के लिए जो उत्तरदायी है वो विटामिन ए है। सी की बात करूं तो खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यदि विटामिन आपको पूछे तो विटामिन सी है। और मैं बात करूं विटामिन के, तो रक्त का थक्का बनने में सहायक कोई विटामिन है, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त स्कंदन में जो सहायक है विटामिन के है। और प्रजनन विटामिन या विटामिन ई की कमी से जो नपुंसकता या बाध्यता रोग उत्पन्न हो जाता है, संतान पैदा करने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, यानी प्रजनन विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो अपना क्वेश्चन है सर्वग्राही यानी जो सभी से लेता हो, ए बी ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। और ओ की बात करें तो सर्वदाता ओ है जो सर्वदाता रक्त समूह है। यदि आपको पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता है, और ए बी पॉजिटिव है जो सर्वग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन रोग किस अंग से संबंधित है? हृदय से, यकृत से, मस्तिष्क से, फेफड़े से? पार्किंसन रोग का संबंध किससे है? तो इस रोग का जो संबंध है वो मस्तिष्क से है। किससे है? इस रोग का संबंध मस्तिष्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है? यानी निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक निषेचन वो होता है जो मादा के शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। और जो मादा के शरीर से बाहर जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो बाहरी निषेचन कहलाता है। तो मनुष्य, बकरी, गाय, मछली किसके अंदर आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मनुष्य, बकरी और गाय तीनों के अंदर तो आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मछली के अंदर बाहरी निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन मछली होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? एक होती है कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, वो होती है कोशिका भित्ति। लेकिन एक ऐसा भी कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक, रिक्तिका, तारककाय, राइबोसोम। तो बिल्कुल हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, राइबोसोम पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। लेकिन तारककाय या जिसका दूसरा नाम है सेंट्रोसोम, तारककाय या फिर सेंट्रोसोम है जो मात्र जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तारककाय होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों को काटने से नहीं होती है? निम्न में से जो चार ऑप्शन में दे रखी है, इनमें से कौन सी एक बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जॉन्डिस। कौन सी बीमारी मच्छर काटने से नहीं होती है? तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया तीनों ही बीमारी मच्छर के काटने से होती है, जबकि जॉन्डिस बीमारी का संबंध मच्छर से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। यदि मैं बात करूं ध्वनि की, यदि मैं बात करूं ठोस के अंदर या निर्वात या हवा के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है? यदि आपको पूछे वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ध्वनि की जो सबसे ज्यादा चाल होती है वो होती है ठोसों के अंदर, सबसे ज्यादा चाल ठोसों में होती है। उससे कम यदि मैं बात करूं, उसके बाद ध्वनि की चाल द्रव में, और उसके बाद ध्वनि की चाल गैस के अंदर होती है। और बिल्कुल निर्वात के अंदर ध्वनि की संचरण नहीं करती है, ध्वनि की चाल नगण्य होती है। सर्वाधिक ठोसों में होती है, लेकिन ठोसों में भी सबसे ज्यादा चाल किसके अंदर होती है? लोहे में, इस्पात में, तांबे में, जिंक में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
वो होगा इस्पात। यानी इस्पात के अंदर सर्वाधिक होती है ध्वनि की चाल, और उसके बाद मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम। ये दोनों ठोस है। यदि ठोसों में भी यदि पूछे सबसे ज्यादा किस में होती है, किस पदार्थ में, किस तत्व में होती है, तो इस्पात, और किस धातु में होती है तो पूछा जाए तो एल्यूमिनियम के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अकशेरुकी जीव है? एक होता है कशेरुकी और एक होता है अकशेरुकी। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी वर्ग के जीव कहलाते हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है वो अकशेरुकी जीव कहलाते हैं। तो सांप, मनुष्य, केंचुआ, पक्षी। पक्षी की बात करें जाए तो पक्षी सारे पक्षी वर्ग से संबंधित और पक्षी वर्ग कशेरुकी में आते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य स्तनधारी वर्ग का सदस्य है, वो भी कशेरुकी है। सांप की बात करें तो सांप सरीसृप है, सरीसृप वर्ग भी कशेरुकी में आता है। कशेरुकी के 5 वर्ग होते हैं, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, इसके अलावा मत्स्य और उभयचर। ये 5 वर्ग होते हैं जो कशेरुकी होते हैं, और केंचुआ है जो अकशेरुकी वर्ग का है, अकशेरुकी वर्ग का सदस्य है केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस समूह के पादपों में बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है? यानी अनावर्ती या नग्न बीज कौन से होते हैं? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। कौन से प्रकार के जो बीजों का समूह है जिस पर आवरण नहीं पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के ये एक प्रकार के नग्न बीज होते हैं, इनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, कठोर आवरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच होता है। कांच एक प्रकार का क्या है? ठोस है, अतिशीतित द्रव है, गैस है, या इनमें से कोई नहीं? यह आर्मी का ओरिजिनल आया हुआ क्वेश्चन है, यह आर्मी जीडी के अंदर पूछा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठोस, इसलिए मैंने ये आपको दिया है, ठोस, अतिशीतित द्रव, गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है, कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है, कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा किसका मिश्रण होता है? कॉपर व जिंक का, कॉपर व टिन का, शीशे व टिन का, या कॉपर, जिंक व टिन का? कांसा किसका मिश्रण होता है? एक बात की जाए, एक आपको याद रखना है, पिताजी, यानी पीतल की यदि ट्रिक पीछे, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। कॉपर और जो जिंक है वो तो किसका निर्माण करते हैं? पीतल का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर व जिंक का है। शीशे व टिन की बात करें यानी Pb+Sn, Pb+Sn किसका है? तो फ्यूज तार का है। Pb+Sn फ्यूज तार का है। कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, तीनों की यदि बात करें तो तीनों गन मेटल के हैं। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और टिन तीनों का है। अपना क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर प्लस टिन, Cu+Sn, कॉपर प्लस टिन का मिश्र धातु कांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वायु, सीमेंट, जल, बारूद। मिश्रण वो होता है जिसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। मिश्रण उसे कहते हैं जिनके अंदर मिले हुए अवयव जो मिलते हैं तत्व वो अनिश्चित मात्रा के अंदर मिलाए जाते हैं, वो मिश्रण कहलाता है। और यौगिक वो होता है जिनके अंदर मिले हुए जो तत्व होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। यानी यौगिक का हमेशा फॉर्मूला बनता है, रासायनिक सूत्र बनता है यौगिक का, लेकिन मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। तो बिल्कुल कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु क्या है? वायु क्या है? एक मिश्रण है, एक यौगिक है, एक तत्व है, या इनमें से कोई नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, सीमेंट एक प्रकार का मिश्रण है, बारूद एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन जल का अपन सबको पता है रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O, यानी जल एक प्रकार का यौगिक है। और अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो जल एक मिश्रण नहीं है जो एक यौगिक है जिसका एक निश्चित रासायनिक फॉर्मूला होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीएमाइड रेशा है। पॉलीएमाइड रेशा कौन सा है? नायलॉन, टेरिलिन, बेकलाइड, टेफ्लॉन।
पॉलीएमाइड रेशा कौन सा है? तो पॉलीएमाइड रेशा नाइलॉन है। नाइलॉन एक प्रकार का पॉलीएमाइड रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन ग्राही होते हैं अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल शानदार मॉडर्न क्वेश्चन है। अब एग्जाम में थोड़ा थोड़ा पेपर का लेवल जैसे जैसे स्टैंडर्ड होने लगा है, अग्निवीर में पेपर को प्राथमिकता अधिक दी गई है, तो थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए मैं प्रत्येक एपिसोड के अंदर कुछ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे भी लाता हूं जो लगता है कि आर्मी के लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन उनको पढ़ना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरिट में आने के लिए हर एक छोटे छोटे बिंदु, हर एक टफ क्वेश्चन को भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, अम्ल होते हैं, वो प्रोटॉन के दाता होते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं। प्रोटॉन दाता का गुण पाया जाता है अम्लों के अंदर। और जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। और ये थे 30 क्वेश्चन, और ये था कल का क्वेश्चन, जिसका काफी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दिया है, मैंने देखा है। लेकिन आप सभी पूरी क्लास ले और अंतिम क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दिया करें। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल जो 5 वंश हुए थे, उसमें सबसे पहले जो गुलाम वंश हुआ था, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश ही था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और हिस्ट्री तो आपके सामने इस मेजर कोचिंग क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर पंकज सर द्वारा बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब लहजे के अंदर लाई जा रही है। आप सभी उसको जरूर देखें। मैं दावे के साथ कहता हूं, शानदार और ऊर्जावान आवाज के साथ हमेशा वो क्लास आप तक पहुंचती है, उसको लीजिएगा। हिस्ट्री आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करोगे, हिस्ट्री के अंदर आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा, क्योंकि मेरे से आप ज्यादा जानते हो, क्यों आप हर रोज उस क्लास को देखते हो, सर के साथ जुड़ते हो। तो चलिएगा, ये अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जिसका जवाब प्रत्येक को देना है, नहीं दिया तो देख लेना। प्रत्येक एक एक विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स, लाइव चैट के अंदर न देकर मेन कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों शैली में है? कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों शैली के अंदर है? इसका जवाब आपको लाइव चैट में न देकर मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और ये थी अपनी आज की क्लास, और इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। मेजर कोचिंग क्लासेज के अंदर बिल्कुल ऑफलाइन बैचेज शुरू हो चुके हैं बेहतरीन और अनुभवी टीम के साथ, और बच्चियों के लिए, मां भारती की लाडलियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहिएगा। तो बिल्कुल विजिट कीजिएगा, जुड़िएगा। समय बहुत कम बचा है, कमर कस लीजिएगा और वर्दी पहनने का सपना पूरा कर लीजिएगा। तो चलो, इसी के साथ आज की क्लास पूर्ण। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।